अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको भेजने जा रहा हूं ये लाहौर से मुझे शाहिदा बेगम ने भेजी है। और असल में जिन्होंने कहानी भेजी है उन्होंने कहा है कि शाहिदा बेगम हमारी वालदा साहबा का नाम है जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उन्हीं का ही नाम ले लीजिए। तो मैं इसलिए ये कहने जा रहा हूँ कि मुझे शाहिदा बेगम ने भेजी है, लेकिन भेजी असल में उनकी बेटी ने है। ये सच्ची कहानी उनकी उस हवेली की है जो पाकिस्तान बनने से पहले जिस हवेली में वो इंडिया में रहते थे। कहानी हर बंदे का सुनाने का एक अपना अंदाज होता है, लेकिन इस कहानी को जब मैंने सुना और उनकी ज़ुबानी ये कहानी सुना तो यकीन मानिए मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। इंसान के साथ बहुत सारी ऐसी यादें वाबस्ता होती हैं जिनको चाहते हुए भी वो भूल नहीं सकता। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और पार्टीशन हुआ, वो कहते हैं हम यहाँ पहुँचे तो बहुत कुछ था वो वहीं पे रह गया। सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, इमारतें नहीं, दिल, मोहब्बत, यादें, बचपना, बहुत कुछ वहीं रह गया। तो जब वो मुझे कहानी उनकी वॉइस मैसेज को मैं सुन रहा था तो यकीन मानिए मुझे लग रहा था ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। तो आइए कहानी को उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। उनकी बेटी जिसका नाम फर्जी उन्होंने कहा है, मैं महाजबीन रखने जा रहा हूँ। महाजबीन जब छोटी सी थी, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज में मुझे कहानी भेजी है मैं इसको अपने लफ्ज़ों में ढालने के अलावा तरतीब भी आगे पीछे करूँगा ताकि आपको सुनने में मज़ा आए। महाजबीन घर में वाहिद बच्ची थी जो उस वक्त बहुत मन्नतों मुरादों से पैदा हुई थी। जब उस बच्ची ने होश संभाला और आँख खोलते ही जब आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी हुई और इतनी शऊर में आई कि उसको पता लगता, तो उसको अंदाज़ हुआ कि वो एक ऐसे घर में पैदा हुई है जहाँ दौलत की रेल पेल है। उसके माँ बाप एक ऐसे घर में रहते हैं जिसको हवेली कहा जाता है, एक बहुत बड़ी खूबसूरत हवेली, नवाबों की हवेली। ऊपर से ये बच्ची महाजबीन बहुत मन्नतों मुरादों से पैदा हुई थी, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा लाडली थी। जो ख्वाहिश अभी अधूरे लफ्ज़ उसकी ज़ुबान पे होते, वालदैन उसकी उस ख्वाहिश को पूरा कर देते। उसका जो दिल चाहता, खाने पीने, खिलौने, बच्ची की जो बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, हर वो ख्वाहिश जो छोटी बच्ची करती उसके माँ बाप उसकी उस ख्वाहिश को पूरा कर देते। ये एक ऐसी हवेली थी जिसके कमरे ही कमरे थे। बड़ा सा एक मेन दरवाज़ा था। इसकी दीवारें ऐसी थी, इतनी ऊंची और मजबूत दीवारें कि अगर कोई इनको गिराना भी चाहे तो ना गिरा सके। नवाबों की जो हवेलियां होती थीं उनके दरो दीवार दूर से ही बताते थे कि इस घर के मकीन कोई बहुत ही अमीर शख्स है। इतना बड़ा दरवाज़ा हवेली का, और उसकी दीवार इतनी मोटी होती थी कि बाहर से भी अंदाज़ा होता था कि जैसे बादशाह अपने लिए महल बनवाते थे, दरबार बनवाते थे, इसी तरह नवाब भी जब अपनी हवेलियां बनवाते थे तो उनके दरो दीवार इतनी मजबूत, इतनी ऊंची होती थी कि कोई गिराना भी चाहे तो कभी ना गिरा सके। कोई अंदर दाखिल होना भी चाहे तो इस मेन दरवाजे के अलावा कहीं से भी दाखिल ना हो सके। ये किला होता था, छोटा सा किला। बादशाह एक बहुत बड़ा किला बना के रहता था और नवाब भी अपने लिए एक छोटा सा किला बना के रहते थे ताकि कोई भी इनकी इजाज़त के बगैर छुप के इनके किले में दाखिल ना हो सके। सो यूं हवेली भी ऐसी ही थी। हवेली के मेन दरवाजे से जब दाखिल होते थे तो एक बड़ा सा सहन आता था। उस सहन के बिल्कुल दरमियान में एक बहुत ही पुराना पीपल का दरख्त था।
जो इस हवेली को तामीर करने से भी पहले का लगा हुआ था। तो उस दरख्त को इस अंदाज में हवेली को इस अंदाज में बनाया गया था कि वो जो दरख्त है वो सहन के अंदर लगा रहे। लगा हुआ तो पहले के अंदर था, उस जगह पे सहन इसलिए बनाया गया कि जब कभी गर्मियां हों और सहन में बैठने को दिल करे तो इस पीपल की छांव के नीचे वो लोग बैठ सकें। दाखिल होते ही सीधे हाथ पे बहुत बड़ा मेहमान खाना था। मेहमान खाने के साथ कमरे बने हुए थे जो मेहमानों की रिहाइश के लिए थे। वो जो मेहमान खाना कहलाता था वो बैठने की एक जगह थी, एक ऐसी सिटिंग एरिया बनाया गया था जहाँ पे मेहमान आ जाएं तो वहीं पे बैठ के खा सकें, बैठ सकें, गपशप कर सकें, और आगे उनके लिए कमरे बनाए गए थे जहाँ पे वो रिहाइश इख्तियार करते थे। इसी तरह आगे एक बड़ी सी राहदारी थी, उस राहदारी के इर्द गिर्द भी कमरे बने हुए थे। सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थीं तो ऊपर भी हवेली के चारों तरफ खूबसूरत बालकनियां और कमरे थे। एक बहुत शानदार हवेली थी। महाजबीन जब बड़ी हुई तो एक दिन उसने देखा उसकी मां के हाथ में एक बड़ी सी ट्रे है और वो चावलों से, मीठे चावलों से ढकी हुई है। उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ है और मां ने उसको उस सिमत जाते हुए देखा जो हवेली के बिल्कुल ऊपर चढ़ के सीधे हाथ के कोने पे एक बड़ा सा कमरा था। वो खेलते खेलते मां के पीछे चली गई तो वो देख रही, उसने देखा कि मां चलती हुई हवेली के बिल्कुल एंड पे एक बड़ा सा जो कमरा था जो हमेशा बंद ही रहता था। हवेली के हर कमरे के अंदर वो बची गई थी सिवाय उस कमरे के। जब भी वो उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती तो उसको मां रोक देती, बेटा इधर मत जाओ, और वो उस कमरे में नहीं जाती थी। वो वैसे भी उसके दरवाजे बंद होते थे। नौकर चाकर भी इस हवेली में काफी थे। हवेली की बिल्कुल बैक साइड पे नौकर चाकर के लिए कमरे बनाए गए थे। जब मां को उसने देखा कि वो मीठे चावल कोई चीज बड़ी सी ट्रे के अंदर जिसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था, उस ट्रे को ढांपा गया था और वो कपड़ा देख के ही उसको अंदाजा हो गया उस बच्ची को कि इसके अंदर कोई खाने पीने का सामान था, क्योंकि उस वक्त एक रिवाज जो था कि हर खाने पीने की चीज को कपड़े से ढांप के रखा जाता था। वो भी वालदा के पीछे जा रही थी तो उसने देखा कि वालदा ने उस बड़े से दरवाजे को खोला जो उस कमरे का दरवाजा था जिसके अंदर वो कभी भी नहीं गई थी, और वालदा अंदर दाखिल हो गई। वो पीछे रुक गई। वालदा या अंदर गई और थोड़ी देर के बाद ही वापस बाहर आ गई। वो जो बड़ी सी ट्रे उसने उठाई हुई थी जो कपड़े से ढांपी गई थी वो अंदर छोड़ आई थी, और सामने देखी, माँ ने देखा तो बेटी महाजबीन खड़ी है। तो उसे मुखातिब हुई, महाजबीन तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, अम्मी मैं आपके पीछे पीछे आ गई थी, आप इधर क्या करने गई थी? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा कुछ भी नहीं, आओ चलो नीचे। माँ जब अंदर गई थी और उसके बाद वापस आई तो उसी तरह उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था, सिर्फ उसके जो हाथ में बर्तन था वहीं छोड़ आई थी। बच्ची के दिलो दिमाग में शायद कुछ सवाल पैदा हुए या नहीं पैदा हुए, लेकिन वो अभी इतनी मासूम थी कि समझ तो गई माँ अंदर गई है, वापस आई है, मुझे इस कमरे में क्यों नहीं जाने देते। कुछ साल और गुजरे और अक्सर वो देखती महीने में कम से कम एक दफ़ा वालदा ज़रूर जाती थी ऊपर, उस कमरे में कुछ ना कुछ रखाती थी। और कभी ऐसा भी होता कि नौकरों के ज़रिए, जो ख़वातीन थी नौकरानियाँ वहाँ पे, उनके ज़रिए ऊपर माँ जाती, लेकिन एक ख़ास जगह पे जाके वो नौकरानी भी रुक जाती थी। वो ट्रे उसकी वालदा को पकड़ा देती और ट्रे पकड़ के उसकी वालदा ही अंदर जाती और अंदर रख कर आ जाती। महाजबीन जैसे जैसी बड़ी हुई, घर के तौर तरीके, अदब आदाब सब कुछ जब जहाँ जो कुछ सीख चुकी थी, वहीं पे सिर्फ एक चीज़ थी जो नहीं जानती थी। उस कमरे के अंदर के हवेली के हर रूम का उसको पता था, लेकिन वो एक कमरा वाहिद एक कमरा था जो बंद रहता था, उसको ताला भी नहीं था, लेकिन उसको सिखाया यही गया था कि बेटा कभी भी इस ताले को नहीं खोलना, तो इसलिए वो उस तरफ नहीं जाती थी। और जब वो 16 साल की हुई तो एक दिन, ये दोपहर का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी,
सब अपने अपने कमरों में थे, महाजबीन भी अपने ही कमरे में थी। आज उसका दिल अजीब सा हो रहा था कि वो अपने कमरे से निकल के बालकनी में खड़ी हो गई। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहाँ हैं सारे? और उसने नीचे जाके ऊपर जाके सब जगहों पे देख लिया, हर कोई अपने अपने कमरों में था। और वो अब 16 साल की हो चुकी थी, तो उसके अंदर भी ख्वाहिश शदीद पैदा हो चुकी थी कि उस कमरे के अंदर मैं जाके देखूं क्या है। वो नहीं चाहती थी कि उस कमरे में माँ बाप के सामने जाए तो उनका दिल दुखे। उन्होंने हमेशा उसको मना किया था, उसके ऊपर बात भी नहीं करने दी थी, लेकिन उसको कभी जाने भी नहीं दिया था। महाजबीन ने जब देख लिया कि कोई भी नहीं है, वो उस तरफ जा सकती है, तो वो आज पहली दफ़ा उस कमरे की तरफ जा रही थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। बचपन से जिस कमरे को बंद देखता हुआ आ रही थी, वो आज उस कमरे में दाखिल होने जा रही थी। वो चलती 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 उस कोने पे आ गई, जहां उस कोने से मुड़ते ही थोड़ा से कदम चलते, 5-6 कदम और चलते तो उसका दरवाज़ा सामने आ जाता। जैसे ही वो उस कोने के सामने जाके खड़ी हुई थी, उसके दिल की धड़कन और तेज़ हुई, क्योंकि मुड़ते ही अब वो कमरा था। उस कमरे के सामने वो कई दफ़ा आई थी, दिल की धड़कन इतनी तेज़ नहीं हुई थी जो आज तेज़ थी, क्योंकि आज वो अंदर दाखिल होने जा रही थी। ये दिन की रोशनी थी, तपती दोपहर, सब सो रहे थे। उसने जब उस सामने दरवाजे को देखा तो वो बिल्कुल आहिस्ता से चलती हुई उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे उस दरवाजे के बिल्कुल सामने वो पहुंची, तो वो ऐसा दरवाज़ा था जो 2 हिस्सों में था। उसको खोलने के लिए धक्का देना पड़ता, तो वो 2 हिस्से अलग अलग, लेफ्ट और राइट, खुल जाते। उसने हाथ से दरवाजे को धक्का दिया, तो बहुत भारी भरकम दरवाज़ा था, तो उसको एहसास हुआ ज़ोर से धक्का देना पड़ेगा। तो उसने जैसे ही थोड़ा सा ज़ोर लगाया, तो ज़ोर लगाते ही दरवाज़ा अंदर की तरफ हुआ। तो वो समझ गई दरवाज़ा खुला हुआ है, और उसने मज़ीद ज़ोर देना शुरू किया, तो खुलते 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 दरवाज़ा खुल गया। जिस कमरे को उसको देखने की शदीद ख्वाहिश थी, पहली दफ़ा आज उस वो कमरे में दाखिल हुई थी, और ये देख के हैरान रह गई। खूब अंधेरे में डूबा हुआ वो कमरा, जिसके दरो दीवार बंद से थे, सिर्फ वाहिद एक यही दरवाज़ा था जिसके खुलते ही अंदर सूरज की रोशनी, जिसने तपती दोपहर बना दिया था, वही सूरज की रोशनी जैसे ही उस कमरे के अंदर दाखिल हुई, तो उस कमरे में भी उजाला हो गया। उस कमरे में कुछ भी नहीं था सिवाय एक मेज़ के, जो बिल्कुल दरमियान में रखी गई थी। हाँ, उस कमरे में कोई भी जाला नहीं था। इतने अरसे से जो बंद घर या बंद कमरा, उसको आप खोलेंगे तो वो जालों से भरा होगा, लेकिन ये कमरा बिल्कुल ऐसा था जैसे इसको सफाई किया गया। उसके फर्श पे भी नीचे मट्टी नहीं थी, जाला भी नहीं था, बिल्कुल साफ शफाफ, सिवाय एक मेज़ के जो बिल्कुल दरमियान में पड़ी थी। वो अंदर दाखिल हो गई। उसने घूम के पूरे कमरे को देखा, उसमें उसको ऐसी कुछ भी चीज़ ना नज़र आई जो उससे आज तक छुपाया गई थी। उसको इस कमरे में कभी दाखिल नहीं होने दिया गया था, तो क्या वजह थी? अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पूरे कमरे को, एक छोटा सा ही तो कमरा था, उस पूरे कमरे को उसने घूम के देख लिया। जब उसको कुछ भी ना मिला सिवाय इसके कि जो उसकी 2 खिड़कियां थीं, वो दोनों को ही अंदर गत्ते लगा के बंद कर दिया गया था, कार्डबोर्ड लगा के अंदर रोशनी तक नहीं आती थी। आज इस कमरे में जो रोशनी आ रही थी वो दिन की रोशनी थी, जो बाहर सूरज की रोशनी थी वही अंदर आ रही थी। अगर इस दरवाजे को बंद कर दिया जाता तो बिल्कुल अंदर घुप अंधेरा होता। वो कुछ देर इधर उधर उस कमरे को देखती रही। जब उसको कुछ भी समझ ना आया तो वो चलती हुई बाहर आई, उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। वो अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, क्या है इस कमरे में जो इसके लिए मुझे हमेशा रोका गया है, मैं कभी भी नहीं जा सकी। आज मैं हो आई हूं तो कहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने माँ को हमेशा इस कमरे में जाते हुए एक बर्तन रखते हुए देखा है और वापस आ जाती है। माँ से मैं पूछा भी है तो वो मुझे बात भी नहीं करने देती। अब मैं जवान हो चुकी हूँ, ज़रूर मैं अपनी माँ से इस बारे में पूछूंगी। और अब वो मौके की तलाश में थी कि मौका मिले तो मैं अपनी माँ से इस बारे में अब सवाल कर सकूं। उन्हीं दिनों
उनके यहाँ मेहमान आ गए, उनके करीबी रिश्तेदार थे। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए थे, तो इसलिए कुछ नीचे वाले कमरे में ठहरे और काफियों को ऊपर ठहरा दिया गया। ये एक शाम का टाइम था कि उनकी एक रिश्तेदार जिसकी एक छोटी सी बच्ची थी, वो खेलती खेलती उस कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि शाम का टाइम था और वो खातून अपनी बेटी को ढूंढती आवाज़ें देती फिर रही थी, मेरी बेटी कहाँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी हवेली थी, कहीं इधर उधर खेलने के लिए चली गई होगी। तो तभी उसका टकराव महाजबीन की वालदा। उसने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मैं बच्ची को ढूंढ रही हूं, बच्ची नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है। और वो भी उनके साथ ढूंढना शुरू हो गई। तो तभी उनको आवाज़ आई बच्ची के खेलने की उसी साइड से। जब उस सिमत गए तो बच्ची तकरीबन दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, उस दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, ऐसे जैसे खेल रही हो। उसका अंदाज ऐसा था जैसे किसी और बच्ची के साथ वो खेल रही हो और वो अकेली ना खड़ी हो, किसी से बातें कर रही हो और वो खेलती हुई वो भी अंदर जाना चाह रही थी। तो महाजबीन की वालदा भागते हुए आगे गई और जाके बच्ची को पकड़ लिया और उसको जल्दी से उठा के उसकी वालदा के हवाले कर दिया। रिश्तेदार ने महाजबीन की वालदा से पूछा क्या हुआ, आप इतनी घबरा क्यों गई हैं? उसने कहा नहीं मैं घबराई नहीं हूं, बच्ची का ध्यान रखा करो। उसने कहा हाँ घर के अंदर ही थी, बाहर खेलने के लिए तो नहीं गई। परेशान में ये हो गई थी कि ऊपर नीचे कहीं इधर इधर होगी, लेकिन ये किसी के साथ खेल रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बच्ची किसी के साथ खेल रही थी। उन्होंने कहा नहीं ये किसी के साथ नहीं खेल रही थी। बच्चे जिस तरह निकल आते हैं इधर उधर अकेले और आप खुद से खुद कलामी करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, तो ऐसे ही कर रही थी। परेशानी की कोई बात नहीं, आ जाओ। उस वक्त तो महाजबीन की वालदा ने अपने उस रिश्तेदार को मुतमईन कर दिया, लेकिन रात को जब चीखों की आवाज़ आई तो सब उठ गए और हवेली में एक शोर सा मच गया। जब पता लगा कि ये चीखों की आवाज़ उसी कमरे से आ रही है जहां पे वही रिश्तेदार ठहरी हुई है शाम को, जिसकी बच्ची मिल नहीं रही थी, सारे उस कमरे की तरफ भागे और उसे पूछा क्या हुआ है? तो वो बोली मेरी बच्ची बिस्तर पर मेरे साथ ही सोई थी, लेकिन अब मेरी बच्ची बिस्तर पर नहीं है। तो वो सारे परेशान हो गए और उसको ढूंढना शुरू कर दिया। तभी ढूंढते ढूंढते वो मां भी जहां ढूंढ रही थी, उसने कहा कहीं उस कमरे की तरफ तो नहीं गई जहां शाम को खेल रही थी। उस कमरे का जैसे ही जिक्र आया तो महाजबीन की वालदा के चेहरे पे एक अजीब से तासुरात आए और वो तेजी से उसी सिमत बढ़ने लगी। और जब उसी सिमत वो मुड़ी तो उसकी वालदा भी साथ थी और तभी उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और बच्ची अंदर है। वो बच्ची की मां थी और उसने जैसे ही देखा मेरी बच्ची वहां है कमरे में, वो भागी उसको उठाने के लिए। तभी उसकी मां को रोका, महाजबीन की मां ने रोक दिया कि रुको मैं लेके आती हूं, तुम रुको। लेकिन उसके बावजूद वो रुकी नहीं, आगे की तरफ बढ़ती गई और दोनों खवातीन जल्दी से भागती हुई इस कमरे के दरवाजे पे जैसे ही पहुंची तो मां जैसे ही अंदर दाखिल होने लगी, दोनों कंधों से महाजबीन की वालदा ने उसको पकड़ लिया और कहा तुम यहीं रुको, आगे मत जाना। तो वो चौंकी, मेरी बेटी अंदर है, मैं क्यों ना जाऊं? उन्होंने कहा रुको एक सेकंड, मेरी बात सुनो। और तभी महाजबीन की वालदा अंदर दाखिल हुई और बच्ची को उठाकर उसके हवाले किया, उसकी मां के दरवाज़ा बंद कर दिया। और ये सारा मंजर महाजबीन जो अब बड़ी हो चुकी थी वो भी खड़ी देख रही थी। बच्ची जैसे ही वालदा के पास आ गई तो लगा कि वो नींद में नहीं है, बिल्कुल जागती आंखों से है और बिल्कुल अंदर फ्रेश हालत में किसी के साथ बैठी खेल रही थी। किसी के साथ से मुराद यह है, नज़र तो कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो जिस अंदाज में बैठी थी और खेल रही थी, छोटी बच्ची थी, तो लग रहा था कि एक बच्ची रात को कितनी दूर वो कमरा था वहां से उठी, चलती हुई इस जगह पे आई और कैसे इस दरवाजे को खोल के, जो इतना वजनी था, याद था महाजबीन को कि मैंने भी जब इस दरवाजे को धक्का देके खोला था तो बहुत वजनी था, जोर लगाना पड़ा था,
इतनी छोटी बच्ची इस दरवाजे को नहीं खोल सकती। वो रिश्तेदार तो रहे, उसके बाद कोई ऐसा वाकया भी पेश नहीं आया, 1-2 दिन बाद चले गए। लेकिन तभी महाजबीन फैसला कर चुकी थी माँ से पूछने का कि मैं अपनी माँ से पूछूंगी ये माजरा क्या है। और तभी उसने अगली दिन अपनी माँ को कमरे में अकेले पाकर कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने कहा, आ जाओ मेरे साथ बैठो। एक मखमली बिस्तर जो लगा हुआ था वालदा का, उसके साथ बैठ गई और कहा, माँ मुझे आपसे उसी कमरे के बारे में पूछना है जिसमें आज तक मैंने आपको देखा है। कोई नौकरानी भी अंदर या मर्द नौकर भी अंदर नहीं जा सका, सिवाय आपको जाते हुए देखा। एक ट्रे लेके जाती हैं, रखती हैं और वापस आ जाती हैं। और वहाँ पे 2-3 दिन पहले रात को भी एक वाकया पेश आया है। माँ, मैं उस कमरे में जा चुकी हूँ, आपकी इजाज़त के बगैर गुस्ताखी की माफ़ी चाहती हूँ। आपने मुझे हमेशा मना किया और मैं भी आपकी ही कहने पे कभी नहीं गई, लेकिन एक दोपहर को मेरा दिल ऐसा हुआ कि मुझे जाना चाहिए, मैं अंदर चली गई। मैंने दरवाज़ा भी खोला, अंदर भी देख आई, लेकिन माँ मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया। और आज मैं मजबूर हूँ आपसे पूछने के लिए, मुझे बताइए क्या राज है उस कमरे का कि मुझे भी कभी वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। उस तरफ कोई भी नहीं जाता, वो कमरा हमेशा बंद रहता है। वालदा पहले तो उससे नाराज़ हुई कि मुझे ये बताओ तुम उस तरफ गई क्यों, तुम्हें सख्ती से मना किया था, तुमने वहाँ पे जाके बहुत गलत किया है। महाजबीन बोली, मैं आपसे पहले ही माफ़ी की तलबगार हूँ, मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं अब बज़िद हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वालदा ने कहा, अभी तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। तुम्हारे बहुत ज़्यादा ज़िद करने पे मैं तुम्हारे बाप से बात करूँगी और उनकी तरफ से अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं ज़रूर तुम्हें बता दूँगी। 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन फिर से वो माँ के पास पहुँची कि मैं अभी तक इंतज़ार में हूँ, आपने मुझे बताया नहीं। उसकी वालिदा ने कहा, तुम्हारे बाप ने असल में मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। जब तुमने मुझे कहा था मैंने अगले दिन ही तुम्हारे बाप से कह दिया था, लेकिन वो आगे खामोश हो गए, जिसका मतलब ये था कि रुको मैं जवाब देता हूँ। अब उनके जवाब का इंतज़ार है, जब वो जवाब देंगे तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगी। दो दिन मज़ीद इस तरह गुजर गए और उसके अगले दिन माँ ने महाजबीन को अपने कमरे में बुलाया, कहा बैठो। महाजबीन जाकर बिस्तर पर बैठ गई। कहा जी बोलिए। कहा आज मैं तुम्हें वो राज बताने लगी हूं जो तुम्हारे बाप ने अब मुझे इजाज़त दे दी है, और उनकी इजाज़त ही मैं तुम्हें उस राज से पर्दा हटाने लगी हूं। जब ये हवेली बनवाई गई थी तो उस वक्त सिर्फ यहां पे एक वो दरख्त जो इस वक्त सहन में लगा हुआ है, पीपल का दरख्त, वही एक दरख्त था। तो इस अंदाज में इस हवेली को डिज़ाइन किया गया कि उस पीपल के दरख्त को बिल्कुल सहन के सेंटर में होना चाहिए। इस अंदाज में हवेली को इर्द गिर्द बनाना चाहिए कि जब भी छाँव में बैठने का दिल करे तो उस पीपल की छाँव के नीचे बैठा जा सके। हवेली मुकम्मल हो गई। तुम्हारे वालिद अपने माँ बाप के साथ यहीं पे रहते थे। एक राज था जो तुम्हारे वालिद के माँ बाप को पता था, तुम्हारे वालिद को भी नहीं पता था। जब तुम्हारे वालिद की शादी हुई और मैं उनकी ज़िंदगी में आई दुल्हन बनकर, तो मैं भी जब इस घर में आई थी तो सब कमरों में जा सकी थी, लेकिन वाहिद वो एक कमरा था जिस पे पूछने पे तुम्हारे बाप ने मुझे कहा उस तरफ नहीं जाना। तो मैंने उनसे पूछा क्या वजह है, तो वो बोले इसकी वजह मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी सख्ती से मना किया गया, इसलिए मैं भी नहीं जाता। लेकिन एक दिन वो अपने बाप से आखिर पूछ ही बैठे। मैंने ही उनको बार बार कहा था तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि जिस वक्त हम ये हवेली बनवाने लगे थे तो उसी रात उन्होंने ख्वाब देखा था कि उनके ख्वाब में एक इंतहाई बुजुर्ग नेक सीरत, ऐसे खूबसूरत जिनके चेहरे से नूर ही नूर था, सफ़ेद पगड़ी पहने, सफ़ेद लिबास पहने, पलके भवें, दाढ़ी सफ़ेद थी, नूरानी चेहरा था। वो ख्वाब में उनकी तरफ आए और कहा हवेली इस अंदाज में बनाना कि पीपल के दरख्त को ना उखड़वाना, ये वहाँ मौजूद रहे, और एक कमरा ज़रूर ऐसा बना लेना जहाँ कोई भी तुम्हारा घर का फ़र्द
नहीं जाएगा। उस कमरे को हमेशा बंद रखना। ये ऐसा ख्वाब था, जब वो उठे तो उन्होंने इमाम मस्जिद से जाके इसकी ताबीर पूछी। वो कोई अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा इस ख्वाब को सच समझिए और ऐसा ही कीजिए। ऐसा ही किया गया। वहां पे कमरा भी बनवा दिया गया और पीपल के दरख्त को बिल्कुल सेंटर में रखा गया। फिर कुछ दिनों के बाद उनको ख्वाब आया कि चांद की फलां तारीख को मीठे चावल बनवाकर आप उसी कमरे में रखाइए और बर्तन भी वहीं छोड़ दीजिए, दरवाज़ा बंद करके वापस आ जाइए। यही सेम ख्वाब उन्होंने जाके फिर से उनसे पूछा और ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा ऐसा ही कीजिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और फिर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। अंदर क्या था, अंदर कौन था, कोई नहीं जानता था, लेकिन वो अल्लाह वाले थे, इबादत गुजार थे। क्या राज था, ज़्यादा उन्होंने भी किसी को नहीं बताया, लेकिन खामोशी से वो करते रहे। और जब ये बात तुम्हारे बाप को पता लगी कि तुम्हारा दादा ये करता था और उसने तुम्हारे बाप को बता दिया, तो तुम्हारे बाप ने फिर मेरी ये ड्यूटी लगाई, अब तुमने ऐसा करना है। कौन है, क्या है, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये ख्वाब था। उसकी ताबीर यही है कि यहीं पे एक कमरा और उसी कमरे के अंदर इस तरह मीठे चावल या कोई चीज़ पका के मीठी चीज़ रख के आनी है। महाजबीन को ये बात बताते उसकी माँ ने कहा मेरे दिल में ये बात आई, ये कैसा ख्वाब है जिसको हकीकत मान के इस तरह शुरू कर दिया गया है। मैं तो इसको मानने को तैयार नहीं हूं। ये तो वहम हो सकता है, इंसान का दिमाग है, कुछ भी ख्वाब उसको दिखा सकता है। आपके बाप को ख्वाब आया और आपके बाप ने उस पर किसी से आके ताबीर पूछी और उन्होंने जो ताबीर बताई, उन्होंने कमरा भी बना दिया और उसके बाद मीठा रखना भी शुरू कर दिया। अब आपको कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं मैं मीठा रख के आऊं। मैं इन बातों को मानने को तैयार नहीं हूं। तो तुम्हारे बाप मुझसे मुखातिब हुए कि देखो हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ ख़वातीन बहस मुबाहसा नहीं करती। मेरे ख़ानदान में ये रीत अगर बन गई है, मेरे वालिद ने ऐसा किया है, तो मुझे उसको फॉलो करना है। अगर वहाँ पे कुछ है या नहीं है, मैंने भी आज तक कुछ नहीं देखा, ना मुझे महसूस हुआ, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। मुझे जो हुक्म मिला है मैंने उसकी तामील करनी है। अब तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इसको तामील करो। मैंने कहा ठीक है, आपका हुक्म है इसलिए मैं इसकी तामील करूँगी, बाकी मेरा इन चीज़ों पे कोई मानना नहीं है, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती। अब वो एक तारीख आ पहुंची जब तुम्हारे वालिद ने मुझे कहा इस दफ़ा तुमने रख के आना है। मैंने हलवा बनवाया और फैसला किया हाँ ठीक है मैं रख के आऊँगी। मैंने हलवा बनवाया और हलवे को एक ट्रे में पकड़ा, उसके ऊपर कपड़े से उसको ढांका। मगरिब की नमाज के बाद वहाँ पे रखना होता था और मैं चलती हुई बेधड़क अंदर उस कमरे की तरफ जाने लगी। मेरे दिल में कोई वहम, मेरे दिल में कोई खौफ, मेरे दिल में कुछ भी नहीं था। मैंने उस दरवाजे को खोल दिया। अंधेरे में डूबा हुआ वो कमरा था, क्योंकि मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा था, मुझे अंदर रख के आना था, इसलिए मैं लालटेन अपने साथ लेकर गई थी। अंदर कमरे में कुछ भी नहीं था सिवाय अंधेरे के, और एक टेबल पड़ी हुई थी, वो जो मीठा हलवा सा था, जाकर मैंने ट्रेस में टेबल पे रख दिया, उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था। और इधर उधर पूरे कमरे में देखा, कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ। और मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या है। मैं दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब हो गया कि कैसी एक रस्म है, कैसा एक ख्वाब है जिसको हकीकत समझ गया है, जबकि हकीकत से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। खैर मैंने कमरे में उस ट्रे को रखा, दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गई। उस तरफ कौन गया कौन नहीं गया किसी को कुछ नहीं पता। मैं भी सो गई और जब सुबह उठी तो मुझे हुक्म हुआ जाओ वो बर्तन वापस लेके आओ। मैं गई, ये सुबह के तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। आराम से चलती हुई गई, दरवाजे को उसी तरफ खोला, बिल्कुल धक्का दे के ज़ोर से दरवाजे को खोला। सामने टेबल पे वही
ट्रे रखा हुआ था, उसके ऊपर कपड़ा जो था फोल्ड करके तह करके साइड पे रखा हुआ था। और जब मैं बिल्कुल ट्रे के पास गई, ट्रे बिल्कुल खाली था। और जब मैं उसको उठा के बाहर लाई तो ऐसा लगता था किसी ने धो के बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके बिल्कुल साफ करके रख दिया था और कपड़ा साइड पे फोल्ड करके रखा था। खाली था वो बर्तन। मैं अपने आप से मुखातिब हुई कि अगर ये वहम नहीं है तो ये कहां गया है, या मुझे दिखाने के लिए रात को कुछ उन्होंने ऐसा किया है, या कुछ इस तरह का माजरा हुआ है। क्योंकि मैंने शक का इजहार किया था कि मैं इस तरह की बातों को नहीं मानती, उन्होंने मेरे जरिए ही रखवाया है। और उसके बाद अब जैसे ही मैं रख के आई हूं तो रात ही रात में कोई खा गया, खाली कर गया और धो के रख दिया। मेरे दिल में बहुत सारे सवालात आते रहे। और फिर से एक जब डेट आई और मुझे हुक्म मिला कि फिर से जाकर मीठे चावल जिसमें बहुत ज़्यादा मेवा जात भरकर वहाँ रख कर आओ। मीठे चावल मेवा जात के साथ भरे हुए बहुत ज़बरदस्त चावल बने थे। मेरा खुशबू से अंदाज़ा हुआ बहुत ही क्लास के थे। मैंने उठाए और मैं उस कमरे की तरफ चल पड़ी। वही मगरिब का टाइम था जब मैंने उस दरवाजे को धक्का दे के आज खोला, तो खोलते ही पहली बात जो उस कमरे में मुझे महसूस हुई, इस कमरे में इंतहाई ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई थी। ऐसी खुशबू जो बहुत भीनी भीनी सी थी और ऐसी कि कमाल किस्म की खुशबू, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू थी। मैं अंदर दाखिल हुई, वो वहीं पे चावल रखे और उस खुशबू को थोड़ी देर खड़े होकर सूंघा कि बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। दरवाज़ा बंद करके वापस आ गई और अपने कमरे में पहुंच के मैं सोच रही थी कि देखो, पिछली दफ़ा मैंने चावल रखा और ये सोचती हुई आई थी, तो इस दफ़ा खुशबू का एहतमाम किया। इसका मतलब है कि बाकायदा इस कमरे में खुशबू छिड़क दी गई है कि मुझे यकीन आ सके कि वाकई कुछ है जो खुशबू है या क्या है। और मैं हंस पड़ी, इस बात पे हंस पड़ी कि खुशबू को लगा के, नवाबों का घर था, यहाँ पे खुशबू बेइंतहा होती थी। कोई अच्छी खुशबू जो पहले से इस घर में नहीं थी मंगवा के छिड़क दी गई थी, मुझे यकीन दिलाने के लिए कि जो मेरा वहम है वो यकीन में बदल जाए। और मैं मुस्कुराती हुई जब सुबह अंदर वो बर्तन लेने के लिए गई तो मैं हंस रही थी और तभी मेरे मुंह से जुमला भी निकला कि तुम्हारे बाबा का मैंने नाम लिया और मैंने कहा, नाम लेके कहा, कमाल है भी आप पे भी, मुझे यकीन दिलाने के लिए कैसा खुशबू लगा के रखी, अभी तक खुशबू आ रही है। और इस कमरे में खड़े होकर जुमला बोला, सिर्फ इतना बोला कि कैसी खुशबू लगाई है कि अभी तक आ रही है, मुझे यकीन आ जाए कि भाई कुछ है। और मैंने बर्तन उठाया, बाहर आ गई। अब सिवाय मेरे दिल में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था कि जो कुछ भी है एक ख्वाब देखा और उसकी ताबीर जिसने बताई तो उसको यकीन कर बैठे हैं और हकीकत का रूप इस तरह का बना लिया है, हकीकत का रंग उसमें इस तरह का भर दिया है कि कुछ ना कुछ है। और वो जो कुछ ना कुछ है, कभी खुशबू है तो कभी बर्तन खाली है, क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है, मेरे लिए सिर्फ ये मजाक से बढ़ के कुछ नहीं था। मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से थी। थर्ड टाइम जब मुझे दिया गया कि फिर एक डेट आई है, रख के आओ, और जब मैं अंदर रखने के लिए गई तो आज मैंने दरवाजे को हाथ की बजाय लात मार के खोला। मेरे दिल में अब कुछ कमरे का एहतराम या कुछ भी नहीं था। मैं समझ गई थी सिर्फ ये एक रंग भर दिया गया है कि इस तरह है कि ये है। मैंने रखा और जैसे ही जाके मैंने वो जो टेबल पे रखने के लिए वो ट्रे मेरे हाथ में था, आज रखा नहीं, फेंका। इस अंदाज में फेंका कि भैया बस बहुत हो गया ड्रामा। आज भी क्योंकि वैसी ही खुशबू थी, खामोशी हमेशा की तरह, हमेशा क्योंकि कमरा बंद रहता था खामोशी होती थी, आज भी खामोशी थी। आज भी अंधेरा था, लेकिन सिवाय इसके कि मेरे हाथ में लाल टैन था और मैंने जाते ही उसको ट्रे को फेंका कि बस बहुत हो गया ड्रामा। जैसे ही वापसी के लिए मुड़ने लगी तो दरवाज़ा खुद ब खुद डज करके बंद हो गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे लगा कि मुझे डराने के लिए पीछे से ये हरकत की गई है। और मैंने कहा, मुझे पता है तुम्हारे वालिद का नाम लेकर आपने बाहर से बंद कर दिया है ताकि मैं डर जाऊं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं भी नवाबों के ख़ानदान से हूं कि मैं डर जाऊं इस तरह। आप मुझे डरा नहीं सकते। तो उस कमरे में एक आवाज़ गूंजी,
और वो आवाज़ मुझे तब भी ऐसा लगा था, आज भी याद है, जब पहली दफ़ा मेरे कानों ने उस आवाज़ को सुना था, कि वो आवाज़ फिर से किसी ने डराने के लिए मुझे ऐसी आवाज़ निकाली है, बेटी हम यहां पे हैं। तो मैं एकदम मुड़ी और मैंने कहा, कौन यहां पे है? जो भी है मुझे मिलना है उनसे। मैं डरी नहीं। और वह पहली दफ़ा था जब मैंने कमरे में देखा था, पूरा कमरा रोशन हो गया था, ऐसे जैसे कि इस कमरे में रोशनी ही रोशनी फैला दी गई हो, जैसे इस कमरे में दिन हो गया हो। इतनी तेज रोशनी थी, इतनी तेज रोशनी थी कि मुझे अपनी आंखों के आगे हाथ रखना पड़ा था। और तब दोबारा से मेरे कानों ने एक आवाज को सुना था, अगर तुम में हिम्मत है तो हमें देख लो। और वो जितनी तेज रोशनी थी, मैंने अपनी आंखों को इस तरह बंद कर लिया था, मैं देख नहीं पा रही थी। मैंने फिर भी आंखें खोल के देखने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी तेज रोशनी थी कि मैं कोशिश के बावजूद कुछ नहीं देख सकी। हां, ऐसा जरूर लगा जैसे मेरा वजूद कांप रहा है, जैसे पूरा कमरा हल्का हल्का कांप रहा है। और मेरे मुंह से बस एक जुमला निकला, मुझे जाना है यहां से, दरवाजा खोलो, मुझे निकलना है यहां से। और उसी लम्हे दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उस वक्त तक मैं अभी कमरे में मौजूद थी और अपनी आंखों को बंद करके खड़ी थी, और दरवाजा जैसे ही खुला तो मैंने आंखें खोलती, भागी उसी दरवाजे की तरफ के बाहर निकलूं। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बाहर आई तो दरवाजा फिर से बंद हो गया और मैं भागती हुई कमरे में आ गई। मुझे सांस चढ़ा हुआ था। मैं काफ़ी देर बैठ के हाँफती रही। उसके बाद फिर से मैंने सोचना शुरू किया कि जब मैं कमरे में दाखिल हुई थी तो उस वक्त तो मुझे यह लगा था कि इसने बाहर से कमरा बंद किया है। फिर कमरे में एक आवाज़ गूंजती है और फिर इतनी तेज़ रोशनी आती है कि अगर हिम्मत है तो हमें देख लो। तो और मैं देखने की कोशिश करती हूँ, मुझे नज़र नहीं आता। और जब मैं कहती हूँ मुझे बाहर जाना है तो दरवाज़ा इस तरह खुल जाता है और मैं भागती हुई बाहर चली जाती हूँ। वो रात मैंने जागते हुए गुजारी। 100 सवालात थे मेरे दिमाग के अंदर जिसका कोई जवाब नहीं था। और अगले दिन उठी, जिस तरह मैं अपनी फजर की नमाज़ पढ़ती थी, मैं अपनी फजर की नमाज़ पढ़ी और फजर की नमाज़ पढ़ के तस्बीह की। और उसके बाद चलती हुई तस्बीह मेरे हाथ में थी, मैं उसी कमरे की तरफ पहुँच गई। वो रात सारी मेरे दिमाग में जितने भी सवालात आए थे उनका जवाब लेना था मुझे। जैसे ही वहाँ पे उस दरवाजे पे पहुँची, मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से तमीज़ से खोल दिया और कहा, अस्सलाम वालेकुम। कोई जवाब नहीं आया। फिर से मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। कोई भी जवाब नहीं आया। और मैं फिर चलती हुई उस टेबल के पास पहुंच गई जहां पे वो मैं रखती थी और मैंने फिर से कहा, मुसलमान हमेशा सलाम का जवाब देता है और मुसलमान पे फ़र्ज़ है जब उससे बोला जाए अस्सलाम वालेकुम, जिसका मतलब है तुम पर सलामती हो, तो वो सलाम का जवाब ज़रूर देता है। इसलिए मैं फिर से आपको सलाम करूंगी। और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। और जब तीसरी दफ़ा मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम तो उस वक्त जवाब क्लियर उस कमरे से मिला, वालेकुम अस्सलाम। ये वही जवाब था, ये वही लहजा था, ये वही जो मैंने कल रात जिस आवाज़ को सुना था, ये उसी आवाज़ में बोला गया था वालेकुम अस्सलाम। ये उसी आवाज़ में मुझे जवाब दिया गया था। क्योंकि रात सारी बहुत कुछ मैं फैसला कर चुकी थी कि या तो कोई नेक हस्ती, अल्लाह की बुजुर्ग हस्ती इस कमरे में मौजूद है, तो फिर वो ज़रूर मुझे सवाल का जवाब भी मिलेगा। और जवाब जब आ गया था तो तब मैंने सर झुका के कहा, मुझे यकीन आ गया आप यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। खामोशी रही और मैंने वहाँ पे एक सवाल किया जो रात सारी सोचती रही थी कि मैं जाके ज़रूर सवाल करूँगी। और वहीं पे मैंने सवाल किया, आप कौन हैं? इस कमरे में क्यों रहते हैं? क्या राज है इस कमरे का? मुझे इस राज को जानना है। मैं ये सवाल रिपीट करती रही, बार बार पूछती रही, मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। तो थोड़ी देर के बाद मैं
बाहर आ चुकी थी दरवाज़ा बंद करके, लेकिन एक यकीन आ गया था कि अंदर कोई हस्ती है। और कुछ दिनों के बाद तुम्हारे वालिद साहब मुझसे मुखातिब हुए और उन्होंने मुझे कहा, आज टाइम आ गया है तुम्हें बताने का। मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में वालिद साहब आए, क्योंकि वालिद साहब फौत हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में वालिद साहब को देखा है और मुझे कह रहे थे अब इस राज से पर्दा हटा दो, अपनी बीवी को बता दो। तो आज मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस कमरे में एक नेक बुजुर्ग जिन रहते हैं। ये जो खाना जाता है उन्हीं के लिए जाता है, उनको मीठा पसंद है, उन्हीं के लिए तुम खाना रख के आती हो। और हाँ, तुम उस बुजुर्ग से मिल भी चुकी हो, आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन तुम उनको महसूस कर चुकी हो। तुम्हें एकदम से चौंकी, फिर से एक तरह शक वाला अंदाज हुआ कि कहीं इनको कैसे पता लग गया, कहीं फिर से कोई मेरे साथ ड्रामा तो नहीं रचाया गया। और सलाम का जवाब और लाइटिंग कहीं इन्होंने तो नहीं की। लेकिन मैं उनसे पूछ ना सकी तुम्हारे वाले साहब से, मेरे दिल में यह जरूर आ गया था। और अगली दफ़ा जब मखसूस डेट आई और मैं वो बर्तन लेके गई, क्योंकि मैं सोचती रही थी कि तुम्हारे वाले साहब ने जो मुझे ख्वाब फिर से सुना दिया है, ख्वाबों से ये सारा सिलसिला शुरू था, तो मेरे दिल में एक शक और वहम चल रहा था। अगली दफ़ा जब मैं बर्तन रखने के लिए गई तो कमरे में उसी तरह की खुशबू थी, और जैसे ही मैंने बर्तन नीचे रखा तो मेरे सर पे इस तरह महसूस हुआ किसी ने हाथ रखा हो। मैं एकदम से चौंकी और पीछे मुड़ के देखा तो एक सफ़ेद रोशनी थी, एक इंसान के कद जितनी। जैसे कोई इंसान खड़ा होता है वैसी ही इंसान की तरह वो शेप थी, रोशनी थी, जैसे नूर सा था। मैंने उसका चेहरा भी देखा था, सफ़ेद चेहरा था और सफ़ेद दाढ़ी थी, और उसका लम्स जो हाथ की सूरत में था, ऐसे मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरे बालों पे, हाथ पे किसी चीज़ ने टच किया हो। वज़न ना हो, लेकिन हवा की तरह की कोई चीज़ मेरे सर पे आई हो, जैसे हवा लहराती है, ऐसे वज़न सा पड़ता है। और मैं चौंक के पीछे मुड़ी थी तो वो नेक बुजुर्ग हस्ती की तरह का चेहरा था जिसको मैंने देखा। और वहीं पे क्लियर मैंने एक आवाज़ सुनी थी, मेरा बच्चा कैसा है। और जो सवालात, वो जो शकूक और शुबात मेरे दिल में थे, वो ख़त्म करने के लिए शायद उसी लम्हे वो आए थे और उन्हें कहा मेरा बच्चा कैसा है। वो अपनी झलक दिखा चुके थे और उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। वो ऐसी रोशनी थी, ऐसी शेप थी जिसके आर पार भी नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी एक वजूद था, मुस्कुराता हुआ चेहरा, दाढ़ी सफ़ेद। मेरा बच्चा कैसे है। उस दिन मेरे जिस्म में ऐसी जुम्बश पैदा हुई, ऐसी लर्जिश पैदा हुई, इतनी खौफ पैदा हुआ कि मैं एकदम से भागी और बाहर आ गई। हैबत थी, मेरे दिल पे बहुत खौफ सा आ गया था। और उस दिन मुझे यकीन आ गया कि कोई शकूक व शुबहात वाली बात नहीं रही थी। मेरे हर उस शक को मिटा दिया गया था वो सामने आके। वक्त गुजरता रहा, हमारे यहां औलाद नहीं हो रही थी। शादी को 3रा साल हो गया था, हम दोनों को ख्वाहिश थी, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। और फिर वो मेरा सिलसिला अंदर जाके खाना रखना उसी तरह था, लेकिन अब हमारी कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं होती थी। मैं चुप करके जाती, रख के आ जाती। और जब 3 साल गुजर गए, औलाद नहीं हो रही थी, तब मैं वहाँ गई थी। और उस दिन दरवाजे पे मेरा इस्तकबाल हुआ था। आज मैं लेट हो गई थी, ये इशा का टाइम था। ऐसी इबादत में बैठी, ऐसी गिड़गिड़ास के रब से मांगा कि मुझे औलाद चाहिए, बेटा या बेटी कुछ भी हो मुझे चाहिए। और नमाज ऐसी पढ़ने मगरिब की बैठी कि इशा हो गई। गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते रब से हम कलाम होते, मांगते मांगते पता ही ना लगा कि इशा हो गई। ऐसे आंसू बहे मेरे, ऐसे आंसू बहे कि बस अब बच्चा चाहिए। क्योंकि हकीम जो थे उन्होंने कह दिया था आपके यहाँ औलाद नहीं होगी, इलाज हो चुका था। और जब मुझे ये कह दिया गया था कि आपके यहाँ औलाद नहीं होगी, तो मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी कि फिर इशा हो गई। और इशा के टाइम जब मैंने खाना याद आया कि उधर खाना आज रखना है, तारीख है, खाना लेके जब मैं उधर भागती हुई पहुंची तो जैसे ही उस कोने से अंदर की तरफ गई तो सामने दरवाज़ा खुला हुआ था और आज एक नेक बुजुर्ग हस्ती मेरे इस्तकबाल के लिए सामने मौजूद थी। मैंने पहली दफ़ा उनका वजूद देखा था। बिल्कुल एक इंसानी कद का एक बुजुर्ग खड़ा था। तुर्क में जिस तरह वो कैप पहनते हैं, ऊंची सी होती है कैप, वो गोल गोल घूम रहे होते थे और कैप पहनते हैं तुर्की वाले, उस तरह की एक कैप पहनी हुई थी।
उन्होंने जो ये मैं कह रहा हूँ तुर्की वाली जिस तरह पहनते, उन्होंने कैप का जिस तरह मुझे नक्शा बताया, कैप पहनी हुई थी, सफ़ेद बारीक दाढ़ी थी, हाथ में उनके तस्बीह थी, लंबा सा एक कमीज़ पहना हुआ था जो ज़मीन पे जा रहा था, सफ़ेद किस्म का, और वो मुस्करा कर मुझे खड़े देख रहे थे। मैं जैसे करीब गई तो उन्होंने कहा, आ गया मेरा बच्चा। मेरे सर पे हाथ रखा, बिल्कुल वैसा ही हाथ था जैसे उस दिन हवा की तरह महसूस हुआ था, बिल्कुल सफ़ेद सी दाढ़ी, नाक, आंखें, कान रोशनी की तरह था सब कुछ, ऐसे जैसे रोशनी से इस ह्योले को बनाया गया हो, सफ़ेद साया सा हो, जैसे काला साया होता है ऐसे सफ़ेद साया सा था, जिसमें चेहरा बिल्कुल क्लियर था, दाढ़ी, आंखें, नाक सब कुछ, लेकिन नूर ही नूर था। और मेरे सर पे हाथ रखा और मैं वहां पे रुक गई तो मुझे आवाज़ आई, मेरा बच्चा उदास मत हो, तुम्हें अल्लाह औलाद देगा और तुम्हें अल्लाह एक नहीं कई बच्चों से नवाजेगा। और मैं अंदर दाखिल हुई, वो ट्रे मैंने वहीं पे रखा और मैंने ऊपर की तरफ देखा। मैं कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपने नेक मखलूक से मुझे पैगाम भिजवा दिया। मेरे दिल को एक से तसल्ली सी आ गई। और उसके कुछ अरसे बाद महाजबीन बेटा तुम पैदा हुई और मुझे वहीं से ही उसी कमरे से हुक्म मिला था, इस राज को बच्ची को तब तक ना बताना जब वक्त ना आ जाए। इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाने दिया गया और कभी नहीं बताने दिया गया। और अब जब टाइम आया है तुम्हारे, मैंने बाप से पूछा तो तुम्हारे बाप ने इतने दिनों के बाद मुझे इजाज़त दी है कि हाँ अपनी बेटी को बता दो। तो महाजबीन कहती है कि फिर मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मैंने माँ से पूछा, मैंने इन बुज़ुर्गों से मिलना है। तो वालदा ने कहा, हाँ उन्होंने भी तुमसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन यहीं पे पार्ट 1 को मैं रोक रहा हूँ। आज का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये कहानी आगे भी बहुत मज़ेदार है क्योंकि बहुत से अप्स एंड डाउन है इस कहानी में जो आपको सुनाने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह कल आपको मज़ीद इसका पार्ट 2 जो है मैं सुनाऊँगा। आज कहानी को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो जाने से पहले अपना फ़ीडबैक जो मुझे देते हैं नीचे ज़रूर दीजिएगा। अपनी कहानी भी भेजना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 009292, पाकिस्तान का कोड है 3136655500। इस पे आप मुझे कहानी सेंड कीजिए और कहानी वॉइस मैसेज में भी कर सकते हैं और लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ STORY इंग्लिश में स्टोरी लिखें, या फिर आप कहानी उर्दू में लिख सकते हैं या फिर OCS भी लिख सकते हैं और इसी नंबर पे मुझे सेंड कर दीजिए। कल इंशाल्लाह आपको यहीं से इसका पार्ट 2 सुनाऊंगा। सो आज मज़हर मलिक OCS से आपसे इजाज़त लेता है। आपसे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।